ओके। नया दिन, नई शुरुआत। होली की छुट्टियां ख़त्म हो गई है। आई होप कि आप लोगों ने होली के अच्छे से एंजॉय की होगी और काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि ये बचपन का त्यौहार है और बचपन इसी त्यौहार में जिया जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं, हालांकि बड़े उससे ज़्यादा करने लगे हैं आजकल, कुछ हैबिट्स बिगाड़ तुगाड़ करके। हालांकि ठीक है, एज जोक्स अपार्ट। तो बेसिकली काम शुरू वापस से कर चुका था मैं होली वाले दिन ही मैं वापस आ चुका था यहाँ पे और अपना काम मैं शुरू कर चुका था। हालांकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अलावा कुछ काम थे जो मुझे निपटाने थे बीच बीच में। पैरेलल चीज़ें जो चलती रहती है वो आई थिंक कि चलनी चाहिए साथ साथ में। घर परिवार त्योहार समाज ये सब चीज़ें साथ साथ में चलती है, ठीक है। ये नेगलेक्ट नहीं की जा सकती है। ये चीज़ें आपके साथ में चलती है, ये आपकी सोशल लाइफ, मतलब पढ़ाई के साथ काम के साथ आपकी सोशल लाइफ ख़राब ना होनी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि काम के साथ साथ आपकी पढ़ाई अ, काम के साथ साथ आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए, पढ़ाई के साथ आपकी सोशल लाइफ भी चलनी चाहिए। अगर आप काम करते करते पढ़ रहे हैं तो बात अलग है कि आप 8 घंटे 9 घंटे काम करने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ करते हैं, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर कि हाँ आज का काम मैंने ये किया है और उसके बाद मुझे ये काम निपटाना है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ में अपनी जो सोशल लाइफ चलती है आप उसको भी अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक मोमेंट होता है, एक समय होता है, एक स्टेज होती है आपकी लाइफ की कि लाइक आपने 18-19 की एज में पढ़ाई शुरू की है, उसके मतलब कंपटीशन के लिए आपने पढ़ाई शुरू की है। और देखते 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 4 या 5 साल कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, बीच बीच का टाइम कहाँ गया आपको खुद को पता नहीं चलेगा। मेरा एग्जांपल है, मैं 2018-19 में यहाँ पे आया, इंदौर आया था अपनी स्टडीज़ के लिए। और बेसिकली उसके पहले आया था, लेकिन अपनी तैयारी मैंने 19-20 के अराउंड शुरू की थी। और फिर भी लॉकडाउन का जो एक हार्ड पीरियड हमने देखा, उसमें भी घर पे रहते हुए पढ़ाई जारी रखी थी। तो ठीक है, ये वो सब फेज़ हैं, आते रहते हैं। तो काम के साथ साथ सोशल लाइफ नहीं रुकनी चाहिए, मुद्दा ये है कहने का। सोशल लाइफ अपनी है, अपनी जगह है, जीना चाहिए। समाज से हम कब कट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। कितने सारे स्पिरिचुअल्स, सॉरी माय पर्सपेक्टिव इज़ रॉन्ग बेसिकली। आपके साथ जो रिचुअल्स होते हैं आपके घर में, त्योहार घरों में और सोसाइटी में, वो आपको पता नहीं होता है। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से समय निकल जाता है कि आपको पता नहीं चलता। बीच बीच में आपके कुछ लोग चले जाएंगे, आपके कहीं जान पहचान वाले लोग आपसे गुम हो जाएंगे। और आपका एक हार्ड समय, आप अकेलापन फील करने लगेंगे और जूझे रहेंगे, अपने अपने आप को जुझा कर रखेंगे, अपना मन मार कर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि एक एम है, आप एक उद्देश्य लेकर आए हैं और एक उद्देश्य को फॉलो करते हैं। और साथ साथ में अ, आपकी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, इसी पर्सपेक्टिव से मैंने ये वीडियो की जो एक सीरीज़ शुरू की है कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी माहौल में रहें, वहाँ पे आप ये पढ़ाई करते रहें। और एक जो जनरल वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मैंने शुरू किया है कि यार चलो ठीक है, अपने पास बोर्ड है नहीं है, बात की बात है, लेकिन अपन एक लेक्चर शुरू करेंगे तो जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पे आप सुन सकें। ठीक है, ये मुद्दा है। बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने शुरू किया था, एंड किया था अपना माउंटेन्स के ऊपर, इंडिया के माउंटेन्स के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने एक मैप भी बनाया था। आई होप कि आप लोगों ने वो ड्रॉ किया होगा। इतने सारे व्यूअर्स में से करीब करीब 71-72 सब्सक्राइबर्स में से 250-300 के समथिंग व्यूज़ है। इतने लोगों में से अगर एक दो ने भी अगर वो अप्रोच फॉलो की होगी तो आपके लिए काम की चीज़ है, आपको बधाइयाँ बहुत बहुत कि आपने जोग्राफी का 20% काम निपटा लिया माउंटेन्स के साथ। बाकी का काम प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, नदियाँ करने के बाद आप ऑलमोस्ट 40-50 काम निपटा लेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से डिफाइन होगी आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी सारी की सारी टोटल। लाइक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक भूगोल क्या होता है,
बेसिकली कृषियाँ, उद्योग, खनिज और सर्विस सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती है इन सारी ज्योग्राफिकल फीचर्स से। सारी भौगोलिक विशेषताओं से ये सब चीज़ें डिफ़ाइन होती है। लाइक किसी क्षेत्र में अगर कृषि होती है तो वो उसी रूप में और उसी फॉर्म में क्यों होती है। माउंटेन्स पर स्टेप एग्रीकल्चर होती है तो क्यों होती है। कुछ जगहों पे सिंचाई का प्रतिरूप कुछ और होता है, कुछ जगह पे सिंचाई का प्रतिरूप कुछ और होता है, अलग होता है। मोड्स ऑफ इरिगेशन की बात मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ में वहाँ की सॉइल्स भी डिफ़र करती है, वहाँ की मिट्टियाँ अलग अलग होगी और क्लाइमेट जो अलग होगा वो होगा। सारी चीज़ें ये इस इन जो 4 सेगमेंट्स मैंने आपको बताए थे, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और रिवर्स, इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन बेस चीज़ ये है। अगर आपने ये कर ली है तो बधाई हो कि आपने आधा काम निपटा लिया है अपना। ज्योग्राफी का जो बेस काम है वो आपने निपटा लिया है, आपने एक नींव रख दी है, उसके ऊपर आपको बस ईंटें जमानी है। हर एक ईंट आपका एक सेगमेंट लेके चलेगी। सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो आपकी नींव मजबूत कीजिए और काम आसानी से करते जाइए। सारी चीज़ें उन उस नींव पर डिपेंड करेगी कि आप अपना काम कितना मजबूत होगा। आपका आने वाला काम जो मैंने बताया था, एक एक ईंट आपका एक सेगमेंट होगा, एक एक चैप्टर होगा। बस वो जमाते जाइए और करते जाइए। तो शुरू करते हैं उन सब चीज़ों को छोड़कर कि हमने क्या किया और कैसे किया। अगला चैप्टर हमारा होने वाला है प्लेट्यूज के बारे में। माउंटेन्स का बेसिक मैंने आपको बताया था। जो जनरल बेसिक क्लासेस है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है। मैंने कोई हार्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की है, कोई कठिन शब्दावलियाँ यूज़ नहीं की है। मैंने लेक्चर अपनी नेटिव लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया है, साधारण भाषा में। हाँ, कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता या फिर जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस भाषा में पढ़ना है। आप अगर आप इंग्लिश मीडियम, बेसिकली मैंने ये चीज़ जो की है वो बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं और बहुत सारे हिंदी माध्यम वाले हैं। तो टर्मिनोलॉजीज में डिफ़र, खैर सुधार लेंगे उन सब चीज़ों को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा कि कौन कौन से सुधारों की ज़रूरत मुझे है और कौन कौन से सुधार आप चाहते हैं कि आपके तरफ से ये होने चाहिए। तो होते हैं, करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज़ के बारे में, जो सेकंड लेवल की स्थलाकृतियाँ हैं स्थलाकृति है उसके बारे में। तो बेसिकली प्लेट्यूज़ क्या होता है, एक माउंटेन्स से नीचा और प्लेन्स से ऊंचा पार्ट जो होता है वो उसको प्लेट्यू कहते हैं, यानी कि पठार कहते हैं, ठीक है। पठार के सरफेस जनरली डिफ़र करती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर मान लो ढीली मिट्टी होगी तो उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर उसके ऊपर ऊपर पाया जाएगा, लेकिन एक ऑन एन एवरेज वो प्लेन होता है, ठीक है। मतलब उसकी जो सरफेस है वो प्लेन होती है, वो प्लेन नहीं होता क्योंकि वो तो प्लेट्यू है, ठीक है। उसकी जो सरफेस है वो बेसिकली प्लेन होगी, मतलब सपाट होगी। उसके जो स्लोप्स होंगे वो भी डिफ़र करेंगे कि किस एंड पे जाके वो ख़त्म हो रहे हैं। लाइक अगर वो प्लेट्यूज पे माउंटेन्स की के एक इसकी उसके एक तरफ अगर माउंटेन है, सपोज़ कि ये एक प्लेट्यू है डोम शेप का, इसके जस्ट ऊपर एक माउंटेन खड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसका एक एंड तो माउंटेन की तरफ जाके ख़त्म होगा जो कि काफ़ी ऊंचा है। इसका एक एंड जो रहेगा हो सकता है कि वो प्लेन्स की तरफ ख़त्म हो, एक एंड हो सकता है कि वो ओशन की तरफ ख़त्म हो, और एक प्लेन हो सकता है कि वो किसी लेक पे या किसी मरीन बाउंड्री पे ख़त्म हो। तो डिफ़र करेगा उसका उसकी जो स्लोप है वो भी, ठीक है। लाइक हमारे इंडिया के अंदर कौन सा एग्जांपल मैं आपको दूं, विंध्यन प्लेटू का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। उसके एक तरफ बेसिकली विंध्यन माउंटेन है, दूसरी तरफ रिवर एंड प्लेन है, जो जलोढ़ मिट्टी के प्लेन से जो गंगेटिक प्लेन्स वो आते हैं। उसके वेस्ट में, ईस्ट में अगर मैं जाने की बात करूं तो ईस्ट में भी कुछ पहाड़ियां हैं। हालांकि कुछ पहाड़ियां हैं लाइक राजमहल की पहाड़ियां और मैकाल प्लेटूज उसके ईस्ट में आता है। नॉट एग्जैक्ट ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में आता है उसके। और उसके नॉर्थ में अगर बात करूँ तो प्लेन मैंने आपको बता ही दिया है, और उसके वेस्ट में अगर मैं जाऊँगा तो उस तरफ सेंट्रल इंडिया के हाईलैंड्स आते हैं, ठीक है। और कुछ रवाइंस भी आते हैं जो जो नदियों ने काफ़ी ज़्यादा काट छाँट के उस एरिया को बेसिकली बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो
ये होता है एग्जाम्पल इसके स्लोप्स का। उसका स्लोप बेसिकली डिफाइन करेगा वहाँ के एग्रीकल्चर को, वहाँ के जो वनस्पति है उसको, और वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ होती है उसको भी डिफाइन करेगा कि रिवर्स का जो फ्लो होगा वो किस तरफ होगा। ठीक है, माउंटेन्स के बाद प्लेट्यूज आते हैं, तो प्लेट्यूज डिफाइन करेगा रिवर्स का फ्लो। ठीक है, साथ ही साथ में इसके अंदर कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, कितने टाइप की एग्रीकल्चर इसके ऊपर हो सकती है, कौन कौन से बेसिक एग्रीकल्चर जो वहाँ पे हर साल होती है, हर सीज़न में कितने सीज़न होते हैं एग्रीकल्चर के। साथ ही साथ में उस प्लेट्यूज के ऊपर, क्योंकि प्लेन्स में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो प्लेट्यूज के ऊपर जनसंख्या घनत्व तो कम होता है या ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में इसके ऊपर और क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलें, अपन क्या पॉइंट्स लेके चलें इसके ऊपर। क्लाइमेट्स में डिफ़र, क्योंकि टेम्परेचर प्लेन्स से ज़्यादा होता है वहाँ का 1-2 डिग्री, तो वहाँ की जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा, और कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन जो है, फोर्सेस मैंने आपको माउंटेन्स के पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कुछ फोर्सेस होते हैं इंटरनल फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मैंने आपको बताए थे, पटल विरूपणी बल जो मैंने आपको बताया था, जो अर्थ के अंदर काम करता है और दोनों दिशाओं में काम करता है, इस तरह से भी काम करता है और ऊपर नीचे भी काम करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी काम करता है और अ, ऊपर से नीचे भी काम करता है, लेटीट्यूडनल भी काम करता है और लॉन्गिट्यूडनल भी काम करता है। ठीक है, तो इन फोर्सेस की वजह से कुछ प्लेट्यूज बनते हैं। साथ ही साथ में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, लाइक प्रेशर, दाब हो गया, ताप हो गया, जल हो गया, मतलब यानी कि रिवर का वाटर हो गया, साथ ही साथ में वायु हो गया, ग्लेशियर हो गया। ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। साथ ही साथ में वहाँ का क्लाइमेट भी एक अलग प्लेट्यूज का क्लासिफिकेशन होता है कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो भी डिफाइन करेगा कि इस प्लेट्यू को हम किस आधार पर वर्गीकृत करें, लाइक वो ड्राई है, वेट है, या फिर ग्लेशियल है, यानी कि हिमानी है। ठीक है, इसके साथ साथ में कुछ लोकल रिलीफ्स भी होते हैं, लाइक टेबल लैंड्स और आइसोलेटेड हिल्स जो होती है, वो उसमें उसका टॉप ऑफ द हिल अगर घिस जाएगा तो वो प्लेट्यू की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में इनको एज के हिसाब से, यानी कि इसके फॉर्मेशन से लेके तो अब तक कितना टाइम इन्होंने सरवाइव किया है, या फिर कितने टाइम तक इसके ऊपर डिपोजिशन और डिनेंटेशन की प्रोसेस हुई है, वो भी डिफाइन करेगी कि वो एक अलग क्वालिफिकेशन है बेसिकली, कि उसको एज के बेस पर हम कैसे बांटें। तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए हैं, लाइक इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका फॉर्मेशन की जो स्टेप्स है वो इसका जो क्लासिफिकेशन की स्टेप्स है वो चार या पांच स्टेप्स होती है उसकी। बेसिकली इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनने वाले प्लेट्यूज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस से बनने वाले प्लेट्यूज होते हैं, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेट्यूज होते हैं, और कुछ अपर्दन चक्र के हिसाब से डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अंतर्जात बल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और आज भी थोड़ा बहुत मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कुछ अर्थ के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिनकी वजह से वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आते हैं, लाइक प्रेशर अगर कुछ डिस्टर्ब हो गया, या फिर डेंसिटी अर्थ के अंदर कुछ कम ज़्यादा हो गई, या फिर कोई सा भी रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ हो गई, जो रेडियो सक्रिय गतिविधियाँ होती वो हो गई, लाइक अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई से वल्केनिक एरप्शन हो गया, तो इन सब की वजह से अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होता है उसका असर बाहर दिखता है। काफ़ी टाइम में ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है, तो इनकी वजह से कुछ फोर्सेस लगते हैं ऊपर, और वो कुछ लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं। अब जैसे जैसे उसका फॉर्मेशन होते जाता है वैसे वैसे उसका डिनेंटेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। तो इससे बनने वाला एक प्लेटू होता है इंटर माउंट प्लेटू, यानी कि मध्य पर्वतीय पर्वत। जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से, यानी कि संपीड़न मूलक बलों की वजह से, जब कोई धरातल कंप्रेस होना शुरू करता है, तो हो सकता है कि या तो उसका पूरा का पूरा भाग ऊपर उठ जाए,
या फिर हो सकता है कि उसका जो मिड मिड पार्ट है वो ऐसा कैसा ही रहे और उसके साइड वाले पार्ट ऊपर उठ जाए और ये पार्ट कुछ इस तरीके से बन जाए। ठीक है, तो इधर पर्वत हो गया, इधर पर्वत हो गया और इस तरफ वैली बन गई। अगर ये पार्ट भी उसके साथ साथ थोड़ा उठ गया तो ये प्लेट्यू बन जाएगा, इंटरमोंट प्लेट्यू बन जाएगा, यानी कि एक पर्वत दूसरा पर्वत, दोनों पर्वत के बीच में एक पठार बन गया। तिब्बतन प्लेट्यू इसका एग्जाम्पल है। इसके इसके नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन्स है, जो चाइना के माउंटेन्स है वो है, और इसके साउथ में हिमालयाज हैं। तिब्बतन प्लेटू बेसिकली एक टेबल लैंड्स में भी आता है। वो एक एशिया की छत छत जिसको बोलते हैं, लाइक 16,000 फीट की ऊंचाई पर 4,500 मीटर के ऊंचाई पर और 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्र वो। तो वो बेसिकली पिडमोंट इंटरमोंट का एग्जांपल है। साथ ही साथ में कोर्डिलेराज जो होते हैं, कोर्डिलेरा कभी भी नहीं बोलने आता ये, कोर्डिलेरा, ठीक है। कोर्डिलेरास के बीच में जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी बेसिकली प्लेट्यूज के एग्जांपल होते हैं। लाइक साउथ अमेरिका में बोलिवियन प्लेट्यू, वो इंटरमोंट का एग्जांपल है। और इंडिया के अंदर एक प्लेट्यू और है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, महाबलेश्वर प्लेट्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो इंटरमोंट है या फिर कोई टेबल लैंड है या फिर वो पिडमोंट है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं इसको देखकर कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मेरे अंदर आ रहा है अभी। ठीक है, दूसरा माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनता है, वो होता है पहाड़ी की तलहटी में बनने वाला प्लेटू। ठीक है, लाइक कंप्रेशनल फोर्स लगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्रेशनल फोर्स लगा है और वो इतना ज़्यादा एक्टिव हुआ कि एक तरफ का ढाल पूरा का पूरा उठ गया और उससे लगा हुआ पार्ट कुछ इस तरह से बनता है, जिसका स्लोप इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, ये माउंटेन हो गया, ये मेरा हाथ प्लेट्यू हो गया और इसके जस्ट नीचे फिर प्लेन्स बनेंगे इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली कुछ प्लेट्यूज इंडिया के अंदर पिडमोंट का काम करते हैं, हाँ, पिडमोंट का काम करते हैं, यानी कि पर्वत के नीचे बेसिकली इंटरनल फोर्सेस जब काम करते हैं तो उसका जो उसके साथ में जो लगा हुआ इलाका है, कुछ पहाड़ में तब्दील हो जाते हैं और उसके साथ में जो लगा हुआ इलाका है वो इतना ऊपर नहीं उठ पाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लेट्यू के अंदर। मतलब उसकी हाइट को, उतनी हाइट को वो नहीं ले पाता, या फिर ये कह सकते हैं कि माउंटेन्स के साथ उठा हुआ इलाका जो है उसके जस्ट नीचे वाला इलाका होता है, कुछ हाइट उसकी कम होती है, वो पिडमाउंट का एग्जांपल होता है। साथ ही साथ में एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से बने हुए प्लेटू के अंदर, कॉन्टिनेंटल प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, सदर्न कॉन्टिनेंट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत इसका एग्जांपल है। बेसिकली जब टेक्टोनिक प्रोसेस जब हो रही थी, जब एशियन प्लेट जब इंडियन प्लेट चाइना के अंदर घुसी थी, जब मूव कर रही थी, तो इस तरफ से जब उस तो वो प्लेट इसके अंदर घुसी थी जाके, तो ये प्लेट जरा सी ऊपर उठ गई थी। ये थी अपनी चाइनीज़ प्लेट और ये थी इंडियन प्लेट, ये इसके अंदर जब घुसी तो ये प्लेट हल्की सी ऊपर उठ गई थी। तो इसका उन्मज्जन हुआ, इसका निमज्जन हुआ, मतलब कि ये सबडक्ट हो गई और ये अपलिफ्ट हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई। ये वाली प्लेट्स जो दक्षिण भारत की प्लेट है, मतलब उसका जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर उठ गया था। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, जो दो तरफ से तीन तरफ से ओशन से घिरा हो सकता है, या फिर लैंड से भी घिरा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट अगर किसी प्लेट के नीचे सबडक्ट होगा तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो ऊपर उठ जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लेट्यूज के अंदर। साथ ही साथ में कुछ वोल्केनिक प्लेट्यूज भी होते हैं लावा से जनित। जब ये अपना इंडियन प्लेट जब अफ्रीका से कट के इंडिया की तरफ मूव हो रही थी, तो इंडियन ओशन के अंदर उस टाइम पे नहीं था, इंडियन ओशन के अंदर एक हॉटस्पॉट है, रियूनियन हॉटस्पॉट। उसके उसने इसको नीचे से एक हॉटस्पॉट, यानी कि एक गर्म वोल्केनोस, जो बेसिकली नीचे का एक गर्म पानी का फव्वारा उसको बोल सकते हैं। उसके ऊपर से जब ये मूव हो रहा था, स्पीड काफ़ी कम थी। जब उसने इसको नीचे से काटना शुरू करा, तो बेसिकली टेम्परेचर नीचे इंक्रीज़ हुआ और ये वोल्केनिक प्रोसेस शुरू हो गई इंडिया के अंदर। बहुत सारी क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पे वोल्केनिक प्रोसेस चालू हो गई इंडिया के अंदर, और बहुत सारे वोल्केनिक प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ था इंडिया के अंदर। जो मालवा प्लेट्यू के अंदर जो बसाल्ट रॉक है और जो काली मिट्टी है, उसका फॉर्मेशन उसी से हुआ है। ठीक है, और पूरा डेक्कन प्लेट्यू इसका एग्जांपल, डेक्कन प्लेट्यू पूरा नहीं बोल सकते, कुछ लावा से जनित प्लेट्यूज है इंडिया, बेसिकली इंडिया के अंदर।
उनके भी एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जब मैं आपको इसकी मैपिंग करके दिखाऊंगा कि इंडिया के अंदर मैप्स कहाँ कहाँ, इंडिया के मैप के अंदर प्लेट्यूज और प्लेन्स। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इंडिया के माउंटेन्स का जो वीडियो बनाया था, प्लॉट करके दिखाया था, उसी के अंदर में अगर आपको मैं प्लेट्यूज प्लॉट करके दिखाऊं तो आपको इंडिया का मैप विद द माउंटेन एंड विद द प्लेट्यूज कैसा दिखेगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको प्लेन्स पढ़ाऊँ, प्लेन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो मैं आपको प्लेन्स भी बना के दूंगा, इंडिया के माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज, तब जाके आपको एक ओरिजिनल इंडिया का मैप दिखना शुरू होगा। ठीक है। अब सेफ के अकॉर्डिंग भी उसका एक क्लासिफिकेशन होता है। हमने एक तरीका तो पढ़ लिया अंतर्जात बलों की वजह से, अब आकृति के हिसाब से तो कुछ डोम सेप होते हैं। डोम सेप बेसिकली क्या होता है, एक इस तरह का एक सेप बनता है, इस तरफ लोलेंड्स होता है, इस तरफ लोलेंड्स होता है, और एक ऊपर जो नीचे का भाग होता है, बेसिकली जब वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ का जो लेकोलिथ बनता है, लेकोलिथ जो बनता है, उसके ऊपर अपरदन साइकिल्स जब शुरू होते हैं, यानी कि डिनेटेशन प्रोसेस जब शुरू होती है, तो ऊपर के सरफेस को वो हटा देती है, मुंह हटा देती है वहाँ से, और जो उसका जो बेस मटेरियल है वो दिखना शुरू हो जाता है, तो उससे एक डोम शेप बनता है। बेसिकली छोटा नागपुर का प्लेटू इसका एग्जांपल है। लाइक सेकंड सेगमेंट्स में इसका अब मैं बताऊं, होता है एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू होता है, विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार क्या होता है कि एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर यहाँ पे वाटर क्या बोलते हैं, रेन हुई, और यहाँ से रिवर्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो लाइक मेरी उंगलियों को, उंगलियों के स्टेप को आप देखना, यहाँ पे एक वैली है, यहाँ एक वैली है, यहाँ एक वैली है। ठीक है। तो इन लो लैंड्स के अंदर रिवर्स बहना शुरू होगी। अब ये धीरे 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 करके इन लो लैंड्स को काटना शुरू करेगा, इस प्रकार से इन लो लैंड्स को काटना शुरू करेगा, और इनकी वैलीज चौड़ी होती जाएगी। ठीक है। इनकी वैलीज चौड़ी होती जाएगी, तो ये पूरी तरह से कट छट के एक डाइसेक्टेड प्लेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। यानी कि विच्छेदित पठार। ठीक है। अब वो एक होता है सीढ़ी नुमा पठार। सीढ़ी नुमा पठार क्या होता है, बेसिकली जो हमने पढ़ा था पेडीमोंट, पिडमोंट यानी कि पर्वत पदीय पठार, पठार के बारे में पढ़ा था, उसके स्लोप्स को उसी का एग्जांपल है ये बेसिकली। उसमें धीरे 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 स्टेप वाइज फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा पठार। ठीक है। और इसके बाद में एक होता है सपाट प्लेन। ठीक है। लाइक तिब्बत का प्लेटू सपाट प्लेट है, सपाट प्लेटू का एग्जांपल है। एक होता है रिजुविनेटेड प्लेटू, यानी कि पुनर्जीवित पठार, जो रांची का पठार है वो फिर से युवा हुआ है। ठीक है। तो हमने अंतर्जात बलों के आधार पर पढ़ लिया है और आकृति के आधार पर पढ़ लिया है। तीसरा हम पढ़ेंगे पृष्ठीय धरातल के आधार पर, कि वहाँ का सरफेस किस तरह का है। कुछ सरफेस होते हैं वो अंडुलेटिंग हो सकते हैं, यानी कि विषम आकृति के हो सकते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हो सकती है, उसके अंदर वैलीज हो सकती है, उसके ऊपर छोटे प्लेटू और हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर लेक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली विषम पठार होते हैं, यानी कि आधा यहाँ पे, फिर बीच में घिस गया, फिर थोड़ा उधर है, फिर बीच में घिस गया, फिर थोड़ा उधर है। एक होता है गिरी प्रस्थ पठार, यानी कि टेबल लैंड्स, जो बताया था मैं आपको, महाबलेश्वर प्लेटू का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो गिरी प्रस्थ पठार है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ, बेसिकली उसके तीन तरफ से जो घिरा होता है वो गिरिप्रस्थ माउंटेन होता, प्लेट्यूज होता है। और एक और उसका एक क्लासिफिकेशन होता है एज के हिसाब से, कि वो उसका फॉर्मेशन उसने कितना टाइम लिया अपने आप को सस्टेन करने में। जैसे बेसिकली जितना पुराना प्लेट्यू जो होगा, जितना पुराना प्लेट्यू होता जाएगा, उतना उतना ही डिपो क्या बोलते हैं, रिच होता जाएगा वो, यानी कि उसके अंदर जो मिनरल कंपोनेंट है वो ज़्यादा रहेंगे। अगर वहाँ पे खुदाई चालू नहीं हुई है तो, यानी कि माइनिंग अगर वहाँ पे शुरू नहीं हुई है, तो उतना ही ज़्यादा मिनरल रिच कहलाएगा। यंग प्लेट्यूज के अंदर वो फॉर्मेशन इतने आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने अभी क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस नहीं किया है, और प्रेशर को भी, इंटरनल फोर्सेस को भी और अंदर की गर्मी को भी उसने बर्दाश्त नहीं किया है, तो वो इतना मेच्योर अभी हुआ नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ में अ, एक होता है ग्लेशियल माउंटेन, ग्लेशियल प्लेट्यू। क्या होता है कि जब माउंटेन्स के वैली माउंटेन्स के ऊपर जब ग्लेशियर का डिपोजिशन होता है, यानी कि स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे जो सरफेस होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बर्फ़ जमनी शुरू होती है और वो ग्लेशियर मूव करना शुरू करते हैं इस तरह के सरफेस के ऊपर, तो ये इन सब चीज़ों को धीरे 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 अपने प्रेशर की वजह से सपाट कर देता है। ठीक है। यानी कि उसके आसपास में, उसके रास्ते में जितनी सारी चीज़ें आती हैं उन सबको वो काटना शुरू कर देता है। तो इन सब से फॉर्म होता है एक ग्लेशियल प्लेट्यू, यानी कि हिमानी प्लेट्यू। गढ़वाल प्लेट्यू इसका एग्जांपल है, इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर।
तो बेसिकली ये हुआ पठारों का वर्गीकरण, ठीक है। और भी अगर कुछ चीज़ें मैं अगर भूल रहा हूँ या कोई चीज़ अगर मैं छोड़ रहा हूँ, हाँ ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से मैं जो फॉर्म होते हैं वो मैं भूल गया हूँ। बेसिकली प्रवाहित जल की वजह से जो प्लेटो बनता है उसको, लाइक रिवर्स के डिपोजिशन से जो प्लेटो बनता है उसको हम नदीय पठार बोल सकते हैं क्या, या फिर जल जनित पठार बोल सकते हैं। ग्लेशियल का मैंने आपको बता दिया है। और वायवीय पठार क्या होते हैं, बेसिकली जब सेंड्स जिस रीजन के अंदर डिनंडेशन प्रोसेस यानी कि अनाच्छादन प्रक्रम ज़्यादा होता है, वहाँ पे एयर के साथ में जो बेस मटेरियल जो जो सब्सटेंट होते हैं, मटेरियल जो होता है वो उड़कर जाता है और दूसरी जगह पे डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। जैसे जितनी ज़्यादा एरेशन होगा यानी कि जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतने ही ज़्यादा बेसिकली ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, ये उड़ते चले जाते हैं इधर उधर, आज यहाँ बन गया कल वहाँ बन गया। तो पोटवार प्लेटू इसका एग्जांपल है बेसिकली। ये जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान सिंध वाले इलाके में जो पोटवार प्लेटू है वो इसका एग्जांपल है। बस इतना ही है प्लेट्यूस के बेसिक्स के बारे में। तो बाकी अगर आपको कोई सोर्स मिलता है इसके बारे में जहाँ से आप उसको रीड कर पाएँ, तो आप एक बार इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर हो सका तो मैं भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन, नंबर अभी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मुझे इन सब चीज़ों के नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम, हाँ बेसिकली छोटा वीडियो आएगा, वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत छोटा है क्योंकि उसमें करने धरने को कुछ है नहीं। मैं आपको इंडिया के जो बेसिक प्लेट्यूज है उसका डेटा थोड़ा बहुत प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ जो इकोनॉमिक्स फैक्टर, इकोनॉमिक सेगमेंट जो बच गया है वो भी बताना भी बाकी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है प्लेट्यूज का। सिग्निफिकेंस इन द सेंस क्या, बेसिकली वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम इसको ठीक है थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। लाइक वहाँ पे उसका एक्सटेंशन कितना है, मतलब उसका विस्तार कितना है, कितने राज्यों में ये फैला हुआ है ये पठार, और इसके अंदर इसका बेसिक फॉर्मेशन कैसे किस तरह से हुआ है, और इसका जो बेस मटेरियल है वो क्या है, और यहाँ की सोइल क्या है, और यहाँ पे वनस्पतियाँ कितनी तरह की है, यहाँ पे लोकल रिलीफ्स कितने हैं, क्या कौन कौन से हैं और क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, पर्वत पठार मैदान जो भी है उसके ऊपर नदियाँ जो भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कौन सी, क्योंकि वो इसी पे आधारित है इसलिए बेसिक इंडस्ट्रीज़ कितनी है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, और साथ साथ में यहाँ की वेजिटेशन को भी हमें ऐड करना होगा। और भी कुछ सेगमेंट्स मैं भूल रहा हूँ क्या, एक मिनट एग्रीकल्चर में भूल गया मैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर, रिवर्स, हाईलैंड्स, मिनरल्स, मिट्टी, देन वेजिटेशंस, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बस इतना ही है प्लेट्यूस के अंदर। बाकी आप ये कीजिए, आप थोड़ा इस लेक्चर को एक बार देखिए समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डेटा पार्ट है वो आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए आपका।